नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हमेशा की तरह रात के 8 बजे के समाचार लेके आए हैं और समाचारों में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें राजस्थान में घरेलू बिजली उपभोक्ता अब जो है उनको राहत मिलेगी और इसके बारे में हम आपको बताएं कि जो बिजली में ऊर्जा दाता है 1,04,00,000 रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को अब मिलेगी 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क। अब 150 यूनिट जो है 1,04,00,000 जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता है उनको मिलेगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए और कठोर प्रावधान होंगे। विधानसभा में पुनः आएगा धर्म परिवर्तन प्रतिवेद विधेयक 2025 का। सभी नगरीय निकायों में बेहतर सीवरेज सिस्टम के लिए भी नीति में संशोधन होगा। शहरी क्षेत्रों में लगेगी 2 लाख स्ट्रीट लाइटें। राजसेंस महाविद्यालय में होगी 4,724 भर्तियां। ये भर्तियां होगी। अब मैं आपको विस्तार से समाचार बताता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभांवितों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जन नीति 2015 में संशोधित राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिवर्ष विधेयक 2025 लाने का राजसेंस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शीघ्र भर्तियां करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरुआ, संसदीय कार्य मंत्री जोराराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा दाता बनाने के दिशा में एक अनूठी पहल की है। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में देश के किसी भी राज्य में अपना तरह की ये महत्वाकांक्षा योजना है। श्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1,04,00,000 घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा और सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रति माह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ उठा पाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को और अधिक लाभ देने की मंशा के
साथ पीएम सूर्यगृह मुफ्त बिजली योजना को लिवरेज करते हुए रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण घोषणा की थी। साथ ही ऐसे परिवारों जिनके घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाने की घोषणा बजट में की गई थी। 150 यूनिट से अधिक औसत मासिक उपभोग। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना ने पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों जिनका औसतन मासिक लगभग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट की क्षमता निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार के प्रति संयंत्र 33,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा 17,000 रुपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे 1.1 किलोवाट क्षमता का पैनल पूरा तरह से निःशुल्क हो जाएगा और 150 यूनिट तक मासिक खपत पर उपभोक्ता को मासिक बिजली बिल शून्य हो जाएगा। वही करीब 27 लाख परिवारों के रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सर्जित होगी। 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपयोग। उन्होंने बताया कि 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपयोग वाली श्रेणी के अंतर्गत प्रथम कैटेगरी में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली के ऐसे 11 लाख लगभग परिवार है जिनके पास अपने घर की छत पर निःशुल्क रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध है। इसके लिए वितरण कंपनियों द्वारा अपने दैनीय वेंडर्स के माध्यम से निःशुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे रजिस्टर्ड शेष उपभोक्ता हैं जिनके रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए छत उपलब्ध नहीं है के डिस्कॉम सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। साथ ही इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं को इन समुदायों के सोलर संयंत्रों से मिलने वाली बिजली के रूप में 150 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रति माह उपलब्ध होगी। सामुदायिक सोलर संयंत्रों की भी स्थापना में होने वाली संपूर्ण वे डिस्कॉम वहन करेंगे। इससे उन लोगों को भी निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास स्वयं की छत उपलब्ध नहीं है। प्रथम 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम देंगे 1100 रुपए, ये 1100 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शून्य कार्बन उत्सर्जन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हासिल करने में राजस्थान सरकार की ये योजना प्रेरक पहले एक मील का पत्थर साबित होगी। इस सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम 5.5 लाख विद्युत उपभोक्ताओं 150 यूनिट से अधिक तथा इससे कम औसत मासिक उपभोक्ता दोनों ही श्रेणियों में प्रथम 5-5 लाख उपभोक्ताओं के बैंक खाते में डिस्कॉम डीसीबीटी के माध्यम से
11,000 रुपए की राशि हस्तांतरित करेंगे। तो नगरीय निकायों में 1 लाख स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें भी लगेगी। उसके बारे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ साथ आवासीय क्षेत्र का विस्तार को देखते हुए सड़कों एवं 1 लाख एनडीटी स्ट्रीट लाइट लगाने का घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकाय की संख्या 282 में बढ़कर 312 हो जाने एवं कई नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर नई लाइटें लगाने का जरूरत के मद्देनजर अब 1 लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। तो संशोधित बजट घोषणा के अंतर्गत इस पर अनुमानित 160 करोड़ रुपए वे होंगे। तो ये इस प्रकार से जो है कल जो है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया। इसी के तहत राजसाइंस महाविद्यालय में भर्तियों से विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर शिक्षा। उप मुख्यमंत्री बेरुआ ने बताया कि प्रदेश में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसाइंस का गठन गत सरकार के समय वर्ष 2020 में किया गया था और इसके अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित है। राजस्थान के अंतर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद हैं, जिनमें 5,299 शैक्षणिक तथा 5,295 अशैक्षणिक पद है। ये सभी पद पर वर्तमान में रिक्त है तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजसाइंस महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट, सेट, पीएचडी के माध्यम से भर्ती करने के विचार किया जा रहा है। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कर्मियों का सेवा काल 5 वर्ष रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न तय करने एवं भर्ती एजेंसी के निर्धारित तथा राजसाइंस हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सीवरेज एवं एपिस्ट जल नीति 2016 में संशोधित हुआ है। उसके बारे में डॉक्टर बेरुआ ने बताया कि प्रदूषित जिले से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव को बचाव के लिए प्रदेश सीवरेज एवं अतिशिष्ट जल नीति 2016 से संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। यह संशोधित नीति भारत मिशन के अवतरण के अनुसार सुनिश्चित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों की उसे जोड़ने की सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बढ़े। इसके लिए पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण इसे पूरा करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति को संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचार और विशिष्ट विभागों को प्राप्त सुझावों को
समाहित करते हुए राज्य सीवर एवं एसिस्ट जल नीति 2016 को संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति के माध्यम से राज्य के सभी नगरीय निकायों और सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उनका प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवरेज संशोधन, अपरांत प्राप्त जल, खाद, गैस आदि का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में यद्यपि मंत्री परियोजनाओं को अनुरूप हैप मॉडल का अपनाया गया है, इससे कुल परियोजना लागत की 40% राशि कार्य संपादित एवं क्षेत्र में 60% राशि संचालन साधारण समावधि में सामान्य किस्तों से प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। तो राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन की हम बात बताते हैं। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्ण धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिवेद विधेयक 2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण की रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिवेद विधेयक 2025 का पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिवेद विधेयक 2025 का नया प्रारूप विधानसभा में आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के नए प्रारूप को अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरांत कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति या मिथ्या विरुद्ध का कार्य कपटपूर्ण, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अर्थात संस्था ऐसा करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह कराता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में उपरांत गैर जमानत होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये एक नई बात है कि अगर कोई धर्म जिस पहले धर्म में है अगर वापस अपने धर्म में आता है उसको धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। अवैध धर्मांतरण का पर शून्य 7 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग महिला, SC ST वर्ग पीड़ित के विरुद्ध ऐसा अपराध करने में न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष का कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष का अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रुपए का जुर्माना, ये प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष का कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रुपए जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग महिला, अवैध व्यापार जैसे
अपराधों के लिए भी न्यूनतम जो है 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास का न्यूनतम 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि विधेयक के अपराध की पुनरावृत्ति, नए आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रुपए के जुर्माना, अवैध धर्मांतरण, लिप्त संस्था पर रजिस्ट्रेशन रद्द करके राज्य सरकार द्वारा ग्रांट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस संपत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में हम बताते हैं। बड़े फैसले लिए हैं मंत्रिमंडल में। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नेता सेवा नियमों को भी मंजूरी मिल गई है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा संबंधों के पदों पर भी भर्ती के लिए 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सेवा नियम अब तक नए बनाए गए थे। मंत्रिमंडल की बैठक में बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु नए सेवा नियम, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, गेजेटेड स्टाफ सर्विस रूल्स 2025 एवं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रूल्स 2025 बनाए जाने के साथ ही राजस्थान सब आइडेंट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस रूल्स 2022 का संशोधित का अनुमोदन किया गया है। इन नियमों के लागू होने के बाद बोर्ड के नियमित कर्मियों को भर्ती का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बोर्ड का कार्य में सुधार एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। विभिन्न बोर्डों को पदोन्नत अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अन्वेषणकर्ता सांख्यिकी सहायक पद का पदाधिकारियों एवं लेवल आर्थिक एवं सांख्यिक विभाग के अनुरूप सहायक सांख्यिक अधिकारियों के अनुरूप करने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की संशोधित पे लेवल पूर्व में इन दो निर्धारित करने के कारण इन पदों से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेटरी बॉय पे लेवल संशोधित काउ L3 किए जाने से तथा कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद में लिए जाने की मंजूरी भी मंत्रिमंडल में दी गई है। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निर्देशक का पद सम्मिलित नहीं होने के कारण अनुसूची में संशोधन कर पद का सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही इस सेवा में उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक का पद 100% पदोन्नति में भरे जाने के कारण उनकी अनुसूची में अंकित सभी भर्तियों की न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की प्रतियोगिता को हटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि भूजल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने और विभागीय आवश्यकता को देखते हुए अधीक्षण एवं भौतिकविद एवं अधीक्षण रसायन एवं नए पद सर्जित किए गए हैं। इसके लिए राजस्थान भू
जल सेवा नियम 1969 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान मंत्रिमंडल ने बहुत फैसले लिए हैं। मैं आपको बताऊं कि आज हमने भादरा के बारे में बताएं। भादरा में आज विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में जो है आंख कान नाक के जो डॉक्टर ने आज ज्वाइन की है। इसके अलावा एक एक्सरा मशीन लगाई गई है जो ऑटोमेटिक होगी। आप एक्सरा जैसे खिंचाओगे तो आपको एक्सरा धोने की और की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत बटन दबेगा, एक्सरा लिया जाएगा और वो कंप्यूटर में फीड होते ही वो डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार का भादरा में एक्सरे का एक नई मशीन लगी है और शायद भादरा में इस प्रकार की पहली मशीन है। तो ये विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में एक्सरे मशीन का शुभारंभ हो गया, जिसका विधिवत उद्घाटन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी ने किया। तो ये भादरा के समाचार थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये आज हमने दिन में वीडियो भी दिखाया था, आप इसको विस्तार से वीडियो देख सकते हैं। आज अगर हम बात करें भादरा की, तो भादरा में आज जो है बरसात दिन भर चली और शाम को बहुत बढ़िया बारिश हुई। तो ये बारिश भी आज जो है लगातार चल रही है, हर शाम को होती है, तो वो भी आज रही। इसके अलावा अगर हम हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम ब्लॉक भादरा के बहुत ही शानदार तरीके से रहा। शिक्षा विभाग के जारी निर्देशानुसार विद्यालय में विद्यार्थियों को, शिक्षकों एवं अभिभावकों को सामूहिक संकल्प लेते हुए अपने विद्यालय को स्वच्छ, पुनःस्थित, बिना किसी भेदभाव समाज में सेवा एवं राष्ट्रवाद जैसे सामूहिक संकल्प के लिए गए। इस अभियान में को सफल बनाने के लिए गत दिवस मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भादरा में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प पत्र का पोस्टर का विमोचन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री जिनेंद्र खन्ना एवं SVC श्रीमती अनीता चौधरी जी ने किया। विमोचन करते वक्त श्री खन्ना जी ने बताया कि इस विद्यालय हमारा तीर्थ के समान है एवं संस्कार पाकर बच्चे सुनागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण का आधार बनेंगे। श्रीमती अनीता चौधरी जी ने बताया कि विद्यालय को स्वच्छ, अनुशासित, हरित रखकर अब अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। इस अवसर पर पोस्टर विमोचन में दयाराम, श्री राजेश नेहरा, इंद्र कुमार, राजवीर, कृष्ण जी सिहाग, सुबे सिंह, जयप्रकाश अरोड़ा, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार एवं राजस्थान शिक्षा संघ राष्ट्रीय उप शाखा भादरा की टीम के ब्लॉक अध्यक्ष श्री मनजीत सिंह बेनीवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुल्तान मेहरडा, ब्लॉक मंत्री रमेश कुमार, राम सिंह, यशवंत सिंह, महेंद्र, अन्य साथी भी उपस्थित रहे। इस
कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे ब्लॉक भादरा के समस्त स्कूल सामूहिक रहकर 3000 से अधिक पूरे मनोपयोगी के साथ हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान के साथ जो है संकल्प लिया। तो ये थे शिक्षा के मामले में। अब अगर हम आपको बताएं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र जो है आज सोमवार को सदन शुरू हुआ 1 तारीख को, और यहाँ आतंकवादी हमले और विमान दुर्घटना एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हादसा एवं मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और दौरान सदस्यों को 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को इस विछोह का सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज विधानसभा में सभी विधायकों ने इस प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई। अब मैं आपको बताऊं कि भादरा के जिगाश्री बड़ी में क्षेत्र में 5 दिनों से बारिश की झड़ी लगी हुई है, और मूंग, मोठ, गंवार की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आज लगातार 1 घंटे से बारिश जारी रही। गांव के मुख्य चौक, बस स्टैंड का हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, वो भी देखिए। और उक्त खबर जो है हमारे सत्यनारायण भाकर जो है वहाँ के से रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा तो बरसात आज भादरा में भी खूब जोर से चल रही है। नौर से अगर हम आपको समाचार देते हैं कि रमेश कुमार वाधवानी को सर्वसम्मति से आगामी 2 वर्ष के लिए सिंधी समाज नौर का अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार से आज जो है जिले में भारी वर्षा को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव रविवार को रात 2 बजे जल भराव क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। तो इस प्रकार से प्रशासन सक्रिय है। उन्होंने हनुमानगढ़ जंक्शन के कलेक्ट्रेट के सामने पंप हाउस, सिविल लाइन, लाल चौक, हाउसिंग बोर्ड, जंक्शन बाजार क्षेत्र, हनुमानगढ़ टाउन, पंप स्टेशन आदि का निरीक्षण किया और जल निकासी के लिए जायजा लिया। डॉक्टर यादव ने रात 2 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कंट्रोल रूम का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर नियुक्त कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। तो इस प्रकार से कलेक्टर साहब जो है बहुत सक्रिय हैं। और अभी जो बाढ़ की जो व्यवस्था चल रही है, घग्गर में विभिन्न क्षेत्रों में जिला परिषद सीओ ओपी विश्नोई द्वारा भी निरीक्षण किया गया। और अतिवृष्टि और घग्गर को संभावित अधिक पानी के आवक से चलते आज प्रशासन अलर्ट है। आमजन में सतर्क रहने से अपील की है। जिला कलेक्टर एसपी और एडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है की, और उसमें ओलावर अतिवृष्टि और घग्गर नदी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर और एडीएम श्री उमेदीलाल मीणा, रेगुलेशन अधीक्षण अभियंता रामा किशन ने पत्रकारों को माध्यम से आमजन को संदेश दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है
प्रशासन पूरी तैयारी में है और किसी भी आपदा से निपटने की क्षमता रखता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने बताया कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है अतिवृष्टि की स्थिति है, विशेष रूप से पंजाब में हालत गंभीर है। घग्गर पानी की आवक पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर पानी को इंदिरा गांधी नहर में शिफ्ट करने की व्यवस्था भी तैयार है। हालांकि उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की निकासी के लिए 10 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और कार्य शुरू हो चुका है। सरकारी महकमों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। डॉक्टर यादव ने जनता से अपील की है कि वो पैनिक न हो बल्कि प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि मकान में दरार आ गई है या सुरक्षित नहीं है लग रहा है तो व्यक्ति स्वयं जोखिम में न डाले और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। साथ ही आवश्यक दवाइयां, कागजात और जरूरी सामान तैयार रखें ताकि विपरीत परिस्थितियों में तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाया जा सके। एसपी श्री हरिशंकर ने बताया कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एसडीएम एसडीआरएफ की एक टीम हनुमानगढ़ पहुंच चुकी है और दूसरी टीम मुख्यालय से बुलाने का अनुरोध किया गया है। गोगामेडी मेले में तैनात जाब्ता को भी शीघ्र यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। पुलिस थानों को भी सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एडीएम श्री उमेदी लाल मीणा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और मीडिया आमजन का सहयोग प्रशंसनीय है। उन्होंने जानकारी दी कि जो लोग स्वयंसेवकों के रूप में योगदान देना चाहते हैं उनके लिए गूगल फॉर्म जारी किया गया है। साथ ही अस्थायी आश्रय स्थलों को भी तैयार कर ली गई है ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े जारी करते हुए बताया गया है कि वर्तमान में गुलाचिका पर 42.342 क्यूसेक, खानौरी में 10.700, चांदपुर में 12.500 तथा ओटूहेड से 17 पॉइंट क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। घग्गर साइफल पर 16,930 क्यूसेक पानी प्रभावित हो रहा है। नाली बेड में 5,000 और जीडीसी पर 11,500 क्यूसेक पानी बढ़ रहा है। जिले में घग्गर क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है। हनुमानगढ़ में 13 mm, पीलीबंगा में 5 और टीबी में 15 mm क्षेत्रों को इस श्रेणी में रखा गया है। इस आपदा प्रबंधन की तैयारी के तहत हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में 45, ग्रामीण क्षेत्र में 116 और पीलीबंगा में 18 और टीबी में 38 आश्रय स्थल चिन्हित किए गए हैं। तो आमजन की सुविधा के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर भी दिए गए। तो हम आपको बता दें 01552 ये हनुमानगढ़ के कोड है और 260299 ये फोन नंबर है। 01552 260299। दूसरे नंबर जो है वो भी आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 82 094 95 037। ये व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। तो इन पर भी आमजन जो है किसी भी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले के समाचार आपको बताएं। बरसात का दौर चल रहा है और मैं आज आपको बताऊं कि विद्युत व्यवस्था जो है
थोड़ी शाम के समय देरी से आई, जिसके कारण से हम आपको ये 8 बजे के समाचार कुछ देर से दिखा रहे हैं। उसके लिए राष्ट्रवादी संदेश क्षमा का प्रार्थी है और कल हम फिर आपसे मिलेंगे नए समाचारों साथ, नई नई बातें लेके। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समय हमने बहुत ज्यादा लिया है क्योंकि बजट का जो कल मुख्य जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसकी पूरा समाचार हम आपको देना चाहते थे, जो हमने आज दिन में घोषणा की थी। तो ये पूरा बजट भी दिया, जानकारी भी दी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, कल फिर मिलूंगा आपको इसी समय रात के 8 बजे के समाचार लेके, नए नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।